अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम समझने वाले हैं एम्फाइसीमा के बारे में। एम्फाइसीमा दोस्तों एक रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें जो दोस्तों हमारे एल्वियोलाई में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये है नॉर्मल एल्वियोलाई और ये राइट साइड पे जो है ये है एम्फाइसीमा जो है ऐसा लंग्स है जिसके अंदर एल्वियोलाई जो है एम्फाइसीमा से काज है। एम्फाइसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर 1 obstruction of the smaller airways and number 2 breakdown of alveolar valves। दोस्तों एम्फाइसीमा में दो कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। पहले जो है जो एयरवेज हैं ब्रोंकाई हैं ब्रोंकियोल्स हैं वो जो है नैरो हो जाते हैं, वो बहुत उनकी डायमीटर बहुत स्मॉल हो जाती है। और दूसरा जो एल्वियोलाई हैं उनके जो वाल्स हैं उनकी दीवारें हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है तो वो कंडक्ट और रिडक्स आसानी से नहीं कर सकते। दोस्तों इन एम्फाइसीमा द एल्वियोलाई लॉस देयर इलास्टिसिटी एंड कैन नॉट रिकॉइल। दोस्तों एम्फाइसीमा में जो है हमारे एल्वियोलाई जो हैं उनके वाल्स की इलास्टिसिटी जो लचक हैं वो ख़त्म हो जाती हैं तो वो आसानी के साथ कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान, जिसकी वजह से हमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं। इन्फेक्शन साइट ऑफ इन एम्फाइसीमा और ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। दोस्तों जो एम्फाइसीमा में है उसमें ये सिर्फ ये तीन जगह जो हैं ये इफेक्ट होती हैं, या तो ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, ये तीन जगहों पे कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं जिसकी वजह से ये एम्फाइसीमा डिजीज़ हो जाती है। अब इसके काजेज़ पे आते हैं। काज में सबसे पहला है दोस्तों सिगरेट स्मोकिंग जो है एक मेन काज है एम्फाइसीमा। है दोस्तों क्रोनिक एस्थमा दोस्तों एक बीमारी है रिस्पायरेटरी सिस्टम की। अगर ये क्रोनिक हो जाए, बहुत ज़्यादा क्रोनिक एस्थमा हो जाए तो भी हमें एम्फाइसीमा हो सकता है। तीसरा है दोस्तों लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सेवियर एयर पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल डस्ट। अगर कोई पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूटेंट है या कोई इंडस्ट्रियल डस्ट है, उसको अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कई महीनों के लिए हम उसको इनहेल करते रहे तो भी हमें एम्फाइसीमा हो सकता है। चौथा है दोस्तों लेस फ्रीक्वेंटली, जो कि बहुत कम काज हैं, वो है जेनेटिक काज है कि हम इनएबल हो जाते हैं कि हम ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये बना सके। हमारी बॉडी जो है ये वाला एंजाइम अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम ये नहीं बना सकती, जिसकी वजह से ये एम्फाइसीमा हो जाता है हमें। अब आते हैं दोस्तों मेन जो साइट्स हैं जहाँ पे एम्फाइसीमा होता है, जहाँ पे वो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसको समझते हैं। इन एम्फाइसीमा इन्फेक्शन अकर्स इन ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई। ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई में कॉम्प्लिकेशन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं एल्वियोलाई को। सबसे पहले नंबर पे है एल्वियोलाई। मोस्ट कॉमनली एम्फाइसीमा रिजल्ट फ्राम एक्सेसिव रिलीज ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच एज ट्रिप्सिन फ्राम एल्वियोलर मैक्रोफेज इन रिस्पॉन्स टू chronic exposure to inhaled cigarette smoke or other irritants। दोस्तों जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं उसमें कुछ इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं जिनको कहते हैं एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। वो दोस्तों हमारे लंग्स को जो है पैथोजन से साफ रखते हैं। जब कोई इरिटेंट आ जाता है, कोई जरासीम बाहर से आ जाता है तो उसको ख़त्म करते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए वो कुछ एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं और वो एंजाइम फिर वो पैथोजेंस को करते हैं। उन एंजाइम में से हैं ट्रिप्सिन है, बाकी भी हैं। तो ये एंजाइम जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये हमारे एल्वियोलाई के जो वाल हैं उनके प्रोटीन्स को भी डैमेज कर सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें अल्लाह ताला ने जो है एक एंजाइम दिया है जिसको कहते हैं अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो हमारी बॉडी बनाता है, जो कि हमें इस ट्रिप्सिन जो मैक्रोफेज ट्रिप्सिन रिलीज़ करते हैं उसके इफ़ेक्ट से हमारे एल्वियोलाई को बचाता है। पैथोजन को तो वो ख़त्म कर लेता है ये ट्रिप्सिन, लेकिन हमारे एल्वियोलाई के वाल को कुछ नहीं कह सकता इस अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से। द लंग्स आर नॉर्मली प्रोटेक्टेड फ्राम डैमेज ऑफ दीज एंजाइम्स बाय अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। ये हमारे एल्वियोलाई के वाल्स को बचाते एंजाइम से जो कि मैक्रोफेज रिलीज़ करते हैं। तो दोस्तों जब कभी जो मैक्रोफेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जिसका नाम है ट्रिप्सिन, और दूसरे एंजाइम है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि
पैथोजन को ख़त्म करते हैं। जब इसकी सेक्रेशन मैक्रोफेज बहुत ज़्यादा कर ले, बहुत ज़्यादा सेक्रेट कर ले, तो ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम जो है, जो कि हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, उस पर ये डोमिनेट कर जाता है। जब ये उस पर डोमिनेट कर जाता है तो जो है ये अल्वेओलाई के वाल को भी वो कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अल्वेओलाई के वाल को भी ये डैमेज कर सकता है, क्योंकि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन पे ये थोड़ा भारी हो चुका है, उससे थोड़ा ताकतवर हो चुका है। तो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो उसको बचा नहीं सकता, तो ये हमारे अल्वेओलाई के वाल्स को भी डैमेज कर लेता है और उसको मतलब उसकी इलास्टिसिटी को ख़त्म कर लेता है। वो सही से कंट्रैक्ट और रिलैक्स भी नहीं हो सकता। एक्सेसिव रिलीज ऑफ दीज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स इन रिस्पांस टू क्रोनिक इरिटेशन, जब कोई ज़्यादा पैथोजन आ जाए या किसी और तरीके से ये मैक्रोफेज जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम ज़्यादा प्रोड्यूस करे, तो हाउएवर कैन ओवरवेल्म मतलब ज़्यादा हो जाना, उस पर भारी हो जाना। द प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन सो दैट दीज एंजाइम डिस्ट्रॉय नॉट ओनली द फॉरेन मटेरियल बट द लंग टिश्यू एज वेल। लंग टिश्यू को भी वो फॉरेन जो पैथोजन आते हैं उनको तो ख़त्म कर लेता है ये एंजाइम, जो कि मैक्रोफेज उसको प्रोड्यूस करता है, लेकिन अल्वेओलाई लंग के टिश्यू को भी ये डैमेज कर लेता है। Loss of lung tissue leads to the breakdown of alveolar wall and collapse of small airways which characterize emphysema। तो जब ये अल्वेओलाई के वाल को डैमेज कर लेता है तो उसमें जो है कोलैप्स वो जो है सही तरीके से कंट्रैक्ट और रिलैक्स फिर नहीं हो सकता, और रिस्पायरेशन जो है हमारी जो सांस लेने और निकालने की जो प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। In this way, the wall of alveoli lost elasticity and wall between neighboring alveoli breaks। तो इस तरह जो है हमारे अल्वेओलाई के जो वाल्स हैं, जो दीवारें हैं, उनमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, और दो अल्वेओलाई के दरमियान जो वाल हैं, दीवार हैं, वो कभी कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे अल्वेओलाई मिलके एक बड़ी अल्वेओलाई बना लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सरफेस एरिया फिर उसका कम होता है। और गैसेस जो हैं सिर्फ सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, गैसेस एक्सचेंज सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना गैसेस एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा। एज अ रिजल्ट स्मॉल एल्वेओलाई फ्यूजेस एंड फॉर्म लार्ज एल्वेओलाई विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। के अंदर वाली लेयर पे जो सीलिया होते हैं उनको पैरालाइज कर लेता है, उनको ऐसे शल कर लेता है कि वो मूवमेंट नहीं कर सकते। इन सीलिया का काम दोस्तों होता है जो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जो म्यूकस रिलीज़ होता है उसको बाहर निकालना, रिस्पायरेटरी सिस्टम से बाहर निकाल के नाक के थ्रू बाहर निकालना, या डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है, तो इस तरह उसको मूवमेंट देते हैं। तो जब ये पैरालाइज हो जाते हैं तो ये मूवमेंट नहीं कर सकते, और म्यूकस जो है उधर ही ब्रोंकियोल्स में जमा होना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट म्यूकस कैन नॉट बी मूव्ड इजीली आउट ऑफ द पैसेज वेज से वो नहीं निकल सकता, ब्रोंकियोल्स से नहीं निकल सकता, तो वहाँ पे जमा रहता है, और वहाँ पर जो डायमीटर है ब्रोंकियोल्स की उसको कम कर देता है, क्योंकि वो सारी जगह वहाँ वो घेर लेता है। आल्सो स्टिमुलेशन ऑफ एक्सेस, जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो ऐसे स्टिमुलेट हो जाते हैं कि वो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा म्यूकस सेक्रेट करते हैं। और चूँकि मैंने बता दिया कि सीलिया पैरालाइज हो जाते हैं, वो उसको बाहर नहीं निकाल सकता, तो सारा म्यूकस जो है वही पे ब्रोंकियोल्स में जमा हो जाता है, और वो इस पैसेजवे की डायमीटर को जो है कम कर लेता है बहुत ज़्यादा, तो हवा के लिए रास्ता बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। इसकी वजह से दोस्तों जिस इन्फेक्शन की वजह से और एक्सेस म्यूकस जो होता है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे ब्रोंकियोल्स के अंदर, और एडिमा हो जाती है, फ्लूइड जमा हो जाता है टिश्यू के अंदर, ब्रोंकियोल और एपिथेलियम जो है उसके अंदर पानी वगैरह जमा हो जाता है, जिसको एडिमा कहता है, वो स्वेल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑब्स्ट्रक्शन काज कर लेते हैं, जो ब्रोंकियोल्स हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसकी डायमीटर को कम कर लेते हैं, हवा के लिए जो रास्ता है वो बहुत कम रह जाता है, तो हमारे लिए सांस लेने में भी बहुत दुश्वारी होती है, इवन ये स्मॉलर एयरवेज में ख़ास तौर पर। दोस्तों इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो हमें ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ज़्यादा तकलीफ़ होती हैं, वो एक्सपायरेशन के दौरान होती हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं। नॉर्मली दोस्तों जब हम सांस अंदर कर लेते हैं तो हमारे जो एयरवेज हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकाई हैं, ये सारे डायलेट हो जाते हैं, उनके वो फैल जाते हैं। लेकिन एक्सपायरेशन के दौरान जब हम सांस बाहर निकालते हैं अपने जिस्म से, तो ये सारे जो ट्यूब्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी डायमीटर कम हो जाती है। इसी में
में जो है उसमें इन सारे ट्यूब्स में जो है म्यूकस जमा हो जाता है। वैसे भी एयर रस जो है कम है, तो मेनली जो हमें प्रॉब्लम होती है वो एक्सपायरेशन के दौरान होती है, क्योंकि एक्सपायरेशन के दौरान ट्यूब्स जो हैं वो थोड़े कंट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी डायमीटर कम हो जाती है। और वैसे भी एम्फाइसीमा में कम होता है उनका डायमीटर, क्योंकि म्यूकस जमा है, तो हमें तो हवा के लिए बहुत कम रास्ता रह जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एम्फाइसीमा में जो है 50 से लेकर 80% जो है अल्वियोलर वॉल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाके सिम्टम्स पर। सिम्टम्स में सबसे पहला है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जैसा कि मैंने बता दिया कि एक्सपायरेशन में वैसे भी वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे एयर ट्यूब्स, तो और वैसे भी एम्फाइसीमा में म्यूकस भी जमा होता है, तो हवा के लिए रास्ता बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है हमें। ये है एक सिम्टम। दूसरा सिम्टम है फ्रीक्वेंट कफिंग, ज़्यादा खांसते हैं हम जब हमें एम्फाइसीमा होता है। तीसरा है रिड्यूस लंग कैपेसिटी फॉर गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि मैंने बता दिया कि एल्वियोलाई के जो वाल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और छोटी छोटी एल्वियोलाई बहुत सारी छोटी एल्वियोलाई एक बड़ी एल्वियोलाई बना लेते हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया कम होता है, और लंग्स के जो गैसियस एक्सचेंज है वो फिर कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया। अगला है कांस्टेंट फटीग हमें थकावट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज सही से नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सही से नहीं मिलता। ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हमारी बॉडी एटीपी नहीं बना सकती, एटीपी नहीं बना सकती तो हमें थकावट होती है बहुत ज़्यादा। अगला है दोस्तों लॉस ऑफ वेट। हमारी बॉडी में जो है वेट जो है वो घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट पे जो है दोस्तों एम्फाइसीमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जितने एल्वियोलाई जो हैं डैमेज हुई हैं वो बस डैमेज हो गई, वो फिर ठीक नहीं हो सकती। हम इतना कर सकते हैं कि बाकी एल्वियोलाई जो हैं उनके डैमेज को रोक सके, इतना सिर्फ कर सकते हैं। बाकी एम्फाइसीमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जितने एल्वियोलाई डैमेज हो गए वो परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, फिर सही ठीक नहीं हो सकते। अब आते हैं दोस्तों एक डायग्राम वाला जो है ये नॉर्मल अल्वियोलाई है, ये बहुत ज़्यादा अल्वियोलाई हैं बहुत सारे। अब इनके दरमियान जो वाल्स हैं दो अल्वियोलाई के दौरान ये ख़त्म हो गई अल्वियोलाई में, और ये इन्होंने एक बड़ी अल्वियोलाई एक बन गई, ये दूसरी बन गई, ये वाली तीसरी बन गई। इस तरह अल्वियोलाई बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। छोटी छोटी अल्वियोलाई जो हैं वो मिल के बड़ी अल्वियोलाई बना लेते हैं। ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।